देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो देखो हम लोग हायर परचेज कर रहे थे, ठीक है। कंसेप्ट तुम लोग का कंप्लीट हो गया है, रिपोजिशन वगैरह ये सब कंसेप्ट। ये सब तो हम लोगों ने कर लिया था। इलास्ट्रेशन 8 तक हो गया था, अब इलास्ट्रेशन 9 से कर लो, ठीक है। और पीडीएफ अगर नहीं है ना किसी के पास, मुझे एक बार व्हाट्सएप करोगे तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। हम भूल जाते हैं दिए कि नहीं, तो एक बार प्लीज मांग लो, ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग इलास्ट्रेशन 9 करेंगे, मुझे जितना याद आ रहा है। बीच में थोड़ा गैप था। हाँ, इलास्ट्रेशन 8 तक हो गया था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 से करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है। A firm acquired two tractor under hire purchase agreement from HP company, details of which are as follows। बोल रहा है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म, जो भी बोलो, इन्होंने दो हायर परचेस पैटर्न में HP कंपनी से दो ट्रैक्टर, आई थिंक कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, दो ट्रैक्टर जो है इन्होंने परचेस किया। ये देखो कैश प्राइस बता दिया, एक ट्रैक्टर का कैश प्राइस है 14 और दूसरे का 19,000। एक खरीदा गया है 1 अप्रैल को 2001 और दूसरा खरीदा गया है 1 अक्टूबर 2001 को, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है देखो, बोथ एग्रीमेंट्स प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि दोनों जो एग्रीमेंट हुआ है, दोनों एग्रीमेंट तो बनेगा ना, क्योंकि हम लोग पूरा कैश परचेस तो नहीं कर रहे, तो डॉक्यूमेंट्स बनेगा। कैश परचेस होने से क्या, खरीद लिया, पैसा दे दिया, काम खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट यानी कि जिसे हायर परचेस बोलते हैं उसी प्रोसेस में ले रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 24 इंस्टॉलमेंट देने का बात हुआ है। ये देखो 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब लगभग 2 साल तक ये इंस्टॉलमेंट चलेगा। और एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 600 फॉर ट्रैक्टर ए के लिए 600 करके है, तो 600 इंटू 24 करके जितना होगा उतना देना पड़ेगा। 800 फॉर ट्रैक्टर बी, 800 इंटू 24, क्योंकि एक एक इंस्टॉलमेंट जितने का है इंटू जितना इंस्टॉलमेंट होगा। तो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट बोला है, तो ये देखो कितना होता है, 600 इंटू 24, तो 14,400। मतलब इस बात का मतलब ये हो गया कि 14,400 में 14,000 तो पे करना ही होता है, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, मतलब यहाँ पर ट्रैक्टर का। 400 इसका मतलब हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग का क्या इंक्लूडेड है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इंक्लूडेड है। तो हमें इंटरेस्ट 400 देना पड़ेगा पहले वाले ट्रैक्टर पे। और दूसरा वाला देखो 800 इंटू 24 करने पे पता चलेगा 19,200। मतलब इसका हम लोग इतना पे कर रहे हैं, मतलब इस पे 200 इंटरेस्ट पे करेंगे टोटल, अगर देखें तो इस पे 400 इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग सिंपल कैलकुलेट करके भी समझ सकते हैं। कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज, जब परचेज हो रहा है जिस मंथ में, उस मंथ के लास्ट से जो है पेमेंट करना स्टार्ट करना है। मतलब कब से इंस्टॉलमेंट, जैसे देखो 1 अप्रैल को खरीदा गया है, तो ट्रैक्टर ए का पहला इंस्टॉलमेंट कब लाएगा, 30 अप्रैल को आएगा, ठीक है, 30 अप्रैल को। और ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो 31 अक्टूबर जो है उस दिन जो है पहला इंस्टॉलमेंट लगेगा। ऑल इंस्टॉलमेंट बीइंग मेड ऑन ड्यू डेट्स, और जो ड्यू डेट्स है उसी डेट पे देना है। अब ड्यू डेट का मतलब देखो, बोल तो दिया है कि मंथ के एंड में, अब मंथ के एंड में कौन सा तारीख है, अगर ऐसा कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो उस डेट पे देना पड़ेगा, यही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ऑन 30 जून 2002 द ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आग लगने की वजह से ये ट्रैक्टर बी जो है ये पूरा पूरी डिस्ट्रॉय हो गया। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2002 एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 15,000, मतलब इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 क्लेम एडमिट किया और क्लेम पेमेंट किया है, ठीक है। कब किया है, 10 जुलाई को, और डिस्ट्रॉय कब हुआ है, 30 जून को। अंडर ए कंप्रिहेंसिव पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी था उसके बेसिस पे 15,000 पे हुआ है, मतलब लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा।
क्योंकि एक्चुअल प्राइस ये नहीं है। और दूसरा बात ये है कि यूज होने पे इस पे डिप्रिशिएशन हुआ होगा, डिप्रिशिएशन लेस करके हमें देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। उसी बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि 15,000 मिलने पे 15,000 तो हमें रिकवरी हुआ, बट हमारा लॉस कितना हो रहा है, क्या हमें पूरा रिकवरी हुआ या फिर लॉस कितना, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर बोल रहे हैं एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज टू बी रिटर्न ऑफ। बोल रहे हैं कि कोई भी बैलेंस अगर बच जाता है हायर परचेज के कंपनी अकाउंट में इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, ये सारे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, तो वो हमें कर देना है राइट ऑफ। मतलब ये जो यहाँ पर ट्रैक्टर भी जो है जल गया, इसके अगेंस्ट में जो 15,000 का हमें क्लेम मिल गया, इसके बाद अगर कुछ वैल्यू बच जाता है तो उसे राइट ऑफ कर देना है, ऐसा बोल रहा है। मतलब लॉस दिखा देना है अगर लॉस होगा तो। द फर्म प्रीपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली 31st December and provided depreciation on tractor on straight line basis at a rate of 20% per annum। बोल रहा है कि जिन्होंने परचेस किया है, जो फर्म है, उनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, और ये डिप्रिशिएशन इन्होंने लगाया 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब होता है ओरिजिनल जो कॉस्ट है उस पे डिप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा। और राउंड ऑफ कर देना है। अगर हमारा कोई पॉइंट में आंसर आएगा तो कैसे करना है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। ठीक है, तो जो नियरेस्ट 10 रुपीज का वैल्यू होगा उसमें राउंड ऑफ कर देंगे। अभी करोगे तो समझ जाओगे कि ये मैथमेटिकली क्या बोल रहा है। एपोर्शन एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, और हमें क्या करना है, डिप्रिशिएशन को कब तक का लगाना है, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक। डिस्पोजल मतलब जब हम लोग इसको डिस्कर्ड कर दे रहे हैं एसेट को। ठीक है, अब कौन सा एसेट डिस्कर्ड हो रहा है, जो ट्रैक्टर बी है वो जल गया तो उसे राइट ऑफ करने बोला है ना, तो डिस्कर्ड हो रहा है, तो डिप्रिशिएशन उस एसेट पे भी लगाना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब तक वो डिस्पोज नहीं होता है, मतलब सिंपल बात ये बोल रहा है कि डिप्रिशिएशन कब तक लगाना है, जब तक हम लोगों के पास एसेट है, जब से परचेज किया तब से लेके जब तक हमारे पास एसेट है, जब तक डिस्पोज नहीं हो जाता है, मतलब हम लोग उससे डिस्कर्ड नहीं कर देते, हटा नहीं देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, जब तक वो हमारे पास है तब तक डिप्रिशिएशन चार्ज करते जाओ। कब से चार्ज करना है, डेट ऑफ परचेज से। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं। फिर दूसरा क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन 31 December 2001 एंड 31 December 2002। हमें 2 ईयर का अकाउंट बनाने बोला है। क्या क्या अकाउंट बनाने बोला है, ट्रैक्टर इन हायर परचेज, ठीक है, मतलब एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन ऑफ ट्रैक्टर और डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोविजन है, अगर तुम लोग 11 में कभी डिप्रिशिएशन किए हो तो वहां पर एक मेथड होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट बोल के। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मेथड बता देते हैं। एक्चुअली करना क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब एसेट परचेज करते हैं एंट्री होता है एसेट टू कैश या बैंक या फिर क्रेडिटर। ठीक है, या फिर क्रेडिटर। और जब एसेट को यूज करते हैं तो उसको डिप्रिशिएशन लगता है, तो एंट्री होता है डिप्रिशिएशन टू एसेट। अब अगर इसी चीज को हमें बोले कि प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करके क्वेश्चन को करो, जैसे कि यहाँ पर बोला है, अब मेंटेन करना है कैसे पता चलेगा, वो तो अकाउंट का नाम देख के पता चल रहा है ना। जब बोला जा रहा है कि ये लेजर बनाओ, इसका मतलब ये अकाउंट मेंटेन होता है। अब इस अकाउंट का मतलब कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो ये अकाउंट कुछ ऐसे ट्रीट होता है। ये देखो, एसेट खरीदने में एसेट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर, और जब डिप्रिशिएशन लगेगा तब यहाँ पर एंट्री कुछ इस तरीके से होता है, डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ठीक है, मतलब इसका बताते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं, ट्रीटमेंट का डिफरेंस है, मतलब लिखने का तरीका अलग है। मतलब एक अलग से अकाउंट बना लेना है जहां पर सारे डिप्रिशिएशन को चार्ज करना है, डायरेक्टली एसेट पे नहीं करना है। ये एक मेथड है। ठीक है, ये जैसे एक मेथड है डिप्रिशिएशन को चार्ज करने का, ये भी एक मेथड है। दोनों केस में आंसर सेम ही होता है, अलग नहीं होता है, लेकिन अलग अलग मेथड है। अब जैसे इस मेथड में अगर एसेट बिक जाता है, सपोज कि एसेट बिक जाता है, तो एंट्री क्या होता है, अगर एसेट बिक जाता है तो इस केस में एंट्री ऐसे हो जाता है, एसेट बेच के जो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एसेट, एसेट चला गया, और अगर एसेट बेच के लॉस हुआ तो पीएल डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ एसेट बिकने से क्या एंट्री होता है, यहाँ भी एसेट बिकने से पैसा तो आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एसेट बिकने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, टू यहाँ पर टू यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है,
टू एसेट लिखेंगे और जो प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और एक एंट्री भी होता है, ठीक है, इसमें और एक एंट्री भी होता है जब एसेट डिस्पोज होता है। एक्चुअली यहाँ पर तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन इसके पहले ना एक ड्यू एंट्री भी होता है, मतलब ये एंट्री तो होगा और एक एंट्री होता है, वो हम बताते हैं। देखो, डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, ये होता है डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब जब डिसाइड किया जाता है कि एसेट को हम लोग डिस्पोज करेंगे, डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, फिर होता है यहाँ पर टू एसेट, ऐसे ऐसे वाला एक एंट्री होता है कि हम लोग एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, और जो एसेट डिस्पोज हो रहा है उस पे अभी तक जितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है वो इस ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट से जो है डिडक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या रिवर्स एंट्री डालेंगे, क्या हो जाएगा ऐसे, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन टू डिस्पोजल ऑफ एसेट, टू डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है। ये मेथड फॉलो किया जाता है। मतलब इसको देखो, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करने से तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे करके होता है। तो मैंने एक बार जस्ट तुम लोग को एंट्री बता दिया कि कैसे करके होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी 11 में किया है तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कभी नहीं किया है तो भी आज अभी हम लोग करेंगे तो समझ जाओगे कैसा होगा, ठीक है। हम कंपेयर करके बता देंगे कि अगर हम लोग नॉर्मली करते तो भी कैसे सेम आंसर आता, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9 लिख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट हमें बोला है कौन सा अकाउंट बनाने के लिए, देखो, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेस, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेस, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेस, और किसके बुक्स में करने बोला है, इन द बुक्स ऑफ बायर होगा, इन द बुक्स ऑफ बायर, क्योंकि बायर ही अपने बुक्स में ट्रैक्टर अकाउंट बनाएगा, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेस। अच्छा, इसके अलावा और एक अकाउंट बोला है प्रोविजन फॉर ट्रैक्टर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर अकाउंट। और एक अकाउंट होगा डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। ये तीन अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला है, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले जो है दो ट्रैक्टर खरीदा गया है, तो ट्रैक्टर खरीदने से एंट्री हो जाएगा ट्रैक्टर अकाउंट, मतलब ट्रैक्टर ए अकाउंट डेबिट, ट्रैक्टर बी अकाउंट डेबिट, टू यहाँ पर कंपनी का नाम है एचपी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये ट्रैक्टर ऑन हायर परचेस अकाउंट डेबिट, और कब खरीदा गया है, 1 अप्रैल को और एक 1 अक्टूबर को, तो दो अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2001 को लिखेंगे टू एचपी कंपनी ट्रैक्टर ए, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, एचपी कंपनी ट्रैक्टर ए 14,000। फिर यहाँ पर फिर से लिखेंगे 1 अक्टूबर 2001 को टू एचपी कंपनी, उन्हीं से लिया है, ट्रैक्टर बी 19,000, ठीक है। ये हो गया, पहले एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदने का एंट्री हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखो इंस्टॉलमेंट वगैरह अकाउंट का जरूरत नहीं है, हमें डिप्रिशिएशन और एसेट डिस्पोजल बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लगेगा। अब डिप्रिशिएशन का नॉर्मली एंट्री क्या होता है, सोचो, नॉर्मली एंट्री होता है डिप्रिशिएशन टू एसेट, मतलब अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करते तो बाय डिप्रिशिएशन यहाँ पर ही लिखते, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि ऐसा मत करो, मेथड थोड़ा सा चेंज करो, डिप्रिशिएशन को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो। अकाउंट का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो एंट्री क्या होगा, मैंने बताया अभी अभी तुम लोगों को, एंट्री होता है डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिशिएशन कब चार्ज होता है, हर साल के एंड में चार्ज होता है, तो 31 दिसंबर को चार्ज होगा, क्योंकि ये जो बायर है इनका अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होता है। 31 दिसंबर 2001 बाई डिप्रिशिएशन, ट्रैक्टर ए
और ट्रैक्टर बी, ठीक है। तो ट्रैक्टर ए पे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, 14,000 है, यहाँ पर ही कर देते हैं। ये देखो 14,000 है एसेट का वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड है और 20% बोला है, ठीक है। तो 20% मतलब ये देखो यहाँ, ये रहा 20%। 20% पूरे साल भर का है। अब डिप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा, देखो 1 अप्रैल में खरीदा गया है तो अप्रैल से दिसंबर कितना दिन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का होता है। तो 9/12 इतने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा। देख लो कितना होता है, 14,000 इंटू 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 2,100। और ये ट्रैक्टर बी पे कितना लगेगा, 19,000 का है, 20%, और ये अक्टूबर को खरीदा गया तो अक्टूबर के 1 तारीख को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 19,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 950, ठीक है। इतना डिप्रिशिएशन लगेगा। फर्क कितना है, देखो डिफरेंस देखो कि क्या हो रहा है। डिप्रिशिएशन को एक अलग अकाउंट में हमें दिखाना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये क्लोज हो जाएगा। अब डिस्पोजल में क्या कुछ जाएगा, नहीं जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट किस लिए बनता है, डिस्पोजल अकाउंट में हमें क्या लिखना है, जो एसेट डिस्पोज मतलब जो एसेट चला गया। अब चले जाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पर आग लग गया और एसेट चला गया, ठीक है, मतलब एसेट हमारे पास से चला गया, हम लोगों ने उसे डिस्कार्ड कर दिया, हम लोग सेल कर सकते हैं। तो डिस्पोज्ड ऑफ का एंट्री, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर का एंट्री तभी आएगा सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग एसेट को सेल करते हैं या फिर किसी कारण से एसेट हमारे पास से डिस्कार्ड होता है। उसके पहले उस अकाउंट में कोई एंट्री आएगा नहीं, बिकॉज वो डिस्पोजल अकाउंट है, जब तक डिस्पोज होगा नहीं तो एंट्री कैसे आएगा। अब ये वाला यहाँ पर क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2001, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस गुड आफ्टरनून ऋषि, टू बैलेंस सीडी, देखो कितना होगा 3050, ठीक है। ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट का अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये देखो 31 दिसंबर 2001 बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, क्या ये करने से इसका मतलब ऐसा होता है कि एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, देखो अगर इस सिचुएशन में हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं, किसका, बायर का, ठीक है। तो बायर अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा, एसेट साइड में वो फिक्स्ड एसेट बोल के दो ट्रैक्टर दिखाएगा, ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी, ठीक है। और उसका वो कैसे वैल्यू दिखाएगा, बोलेगा मेरे पास 14, इसी हिसाब से हम दिखाते हैं, मेरे पास 14,000 का एक ट्रैक्टर है, 19,000 का एक ट्रैक्टर है, मेरे पास टोटल 33,000 का ट्रैक्टर है, लेकिन उस पे डिप्रिशिएशन लग चुका है कितना, 3050। तो उसको कैसे बोल लिखेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोल के लाइबिलिटी साइड में लिखेगा, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी होता है कितना लिखेगा 3050। इंडिविजुअली अगर देखो तो 2100 एंड 950 3050, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पता करना है कि एक्चुअली अभी हमारे एसेट का वैल्यू कितना हो रहा है, तो अगर टोटल में देखें तो 33,000 माइनस 3050 करने से पता चलेगा, और अगर इंडिविजुअली करना चाहते हो तो 14,000 माइनस 2,100 एंड 19,000 माइनस 950, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस पे डिप्रिशिएशन नहीं लगा, इसका मतलब है डिप्रिशिएशन इधर लिखा हुआ इधर से माइनस कर लो। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका हो जाता है अगर हम लोग ये अकाउंट मेंटेन करते। और अगर ये अकाउंट मेंटेन नहीं करते तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी लिखने के पहले यहाँ पर लिखते बाई डिप्रिशिएशन, कितना लिखते, ये दोनों का टोटल जितना होता है 3050, ठीक है। अब लेस करो, देखो अब लेस करने से कितना हो जाएगा, 33,000 से अगर हम लोग लेस करते हैं 3050, 29,950, तो ये वाला बैलेंस आता है 29,950। मेरा बात समझ रहे हो। और वैसे इसमें भी लेस करने से हमारा कितना आ रहा है 29,950। मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, बिकॉज मेथड अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। डिप्रिशिएशन उतना ही लग रहा है, एसेट का वैल्यू उतना ही जा रहा है, लेकिन अगर ये फॉलो करते तो हम लोग का बैलेंस शीट कैसे देखने में होता, तो हम लोग का बैलेंस शीट कुछ ऐसे देखने में होता। फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ रहता, ट्रैक्टर ए ट्रैक्टर बी 14,000
19,000 टोटल ऐसे होता 33,000, फिर यहाँ पर लिखना पड़ता लेस डिप्रिसिएशन, दोनों का टोटल करके 3050, और यहाँ पर बैलेंस आता 29,950। मतलब लाइबिलिटी साइड कुछ दिखाने का जरूरत नहीं होता, बस इतना सा ही फर्क है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, दिखाने का शो करने का तरीका अलग है, बिकॉज मेथड अलग है, लेकिन बात वही है। ऐसा नहीं है कि ये 33 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। अब एक साल खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस बीटी 33,000। अच्छा, यहाँ पर भी चलो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन होगा, देखो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना यहाँ से इधर, बाई बैलेंस बीटी 3050, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 30th जून 2002 को, मतलब नेक्स्ट ईयर को ट्रैक्टर भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है, मतलब ट्रैक्टर भी नेक्स्ट ईयर हम लोगों के पास 30th जून तक ही रहेगा, मतलब डिप्रिसिएशन उतने दिन तक काउंट होगा, फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर ए का भी लगेगा, ट्रैक्टर बी का भी लगेगा, मैंने दोनों को बी लिख दिया, ट्रैक्टर ए का भी लगेगा, ट्रैक्टर बी का भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बाय डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का डेट अलग होगा। ये जो ट्रैक्टर ए है, एक्चुअली पहले ट्रैक्टर बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले 30th जून आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर भी हमारे पास 30th जून तक था, तो पहला एंट्री 30th जून को होगा, फिर उसके बाद का एंट्री 31 दिसंबर तक का होगा। 30th जून में ट्रैक्टर बी का एंट्री, 31 दिसंबर में ट्रैक्टर ए का एंट्री होगा। अब इसमें कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसी पे लगेगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट जो है इसी पे लगेगा, 19,000 इंटू 20% इंटू कितना हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर तरफ लिखते हैं, ट्रैक्टर बी इंटू 20% इंटू, अब जून तक हमारे पास था, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1900, देखो कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये 6 से कैंसिल आउट होके 2 हो गया, 2 से कैंसिल आउट होके 10%, तो इसका 10% मतलब 1900, मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और ट्रैक्टर ए तो पूरे साल ही था इनके पास, ठीक है, ये तो इनके पास रह गया, तो इस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ट्रैक्टर ए का कॉस्ट है 14,000, 20% पूरा साल यानी 12/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2,800, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसे क्लोज कैसे करेंगे, तो ये जो एसेट है ट्रैक्टर बी 30th जून में ये हमारे पास से डिस्कार्ड हो जा रहा है, मतलब हम लोग देखो ये डिस्ट्रॉयड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों ने एक क्लेम ले लिया, उसके बाद बैलेंस जो भी बचा उसे हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कैसे करके हमें कैलकुलेशन करना है, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आएंगे डिस्पोजल में, क्योंकि हम लोग का एक एसेट डिस्पोजल हो जा रहा है, ठीक है। कौन सा एसेट, ट्रैक्टर बी। तो एंट्री क्या होना चाहिए, जब ट्रैक्टर आता है तो ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट होगा, जब ट्रैक्टर जाएगा तो ट्रैक्टर अकाउंट क्रेडिट होगा, ये कंफर्म है, लेकिन कहां दिखाना है, डिस्पोजल अकाउंट में, तो डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट, और यहां पर हो जाएगा टू ट्रैक्टर बी, ठीक है। टू ट्रैक्टर बी कितने का एसेट जा रहा है, जो हम लोगों ने 19,000 में खरीदा था, क्या इसको ओरिजिनल कॉस्ट में लिखेंगे, बिल्कुल इसे ओरिजिनल कॉस्ट में लिखेंगे, क्यों, उसका रीजन देखो। अब ओरिजिनल कॉस्ट में क्यों लिखेंगे, जैसे ये एंट्री लिखा, इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा ट्रैक्टर अकाउंट में, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 30th जून को लिखेंगे बाई डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर कितना 19,000। एक्चुअली ये जो अकाउंट है ना, ये जो अकाउंट है, ये एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते, तो एसेट जितने में खरीदा गया तो वो हमेशा उतने का ही दिखेगा, अगर चला जाएगा तो उतने से ही हमें लेस करना पड़ेगा। मतलब हम लोग के पास दो एसेट था, एक इतने का और एक इतने का ओरिजिनल कॉस्ट, अब उसमें से इतना वाला एसेट चला जा रहा है, तो जो एसेट बचा है वो भी अपना ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखाएगा, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, एसेट बैलेंस शीट में अपना ओरिजिनल कॉस्ट शो
करता है और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में लाइबिलिटी साइड शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया एसेट डिस्पोजल, यहाँ पर चला गया, और इसको हम लोग चाहे तो भी क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 31 दिसंबर 2002 में लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी। कौन सा एसेट बच गया? 14,000 वाला, ठीक है, जो ट्रैक्टर ए है वो बच गया। इसका टोटल हो रहा है 33,000 और इसका टोटल यहाँ पर 33,000। तो ये अकाउंट हमें क्या दिखा रहा है? हम लोगों ने इतने का एसेट खरीदा था, इतने का एसेट हमारे पास से चला गया, ठीक है, डिस्कार्ड हो गया। रीजन हो गया है कि फायर ऑकर्ड हुआ है, ठीक है। अब इसका ब्रॉड डाउन अगर करेंगे तो ऐसे करके हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 14,000। ये ऑप्शनल है, करो या ना करो, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना होता है। इस अकाउंट को समझोगे तो बाकी क्रॉस पोस्टिंग से इजीली समझ जाओगे। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि जो एसेट हमारे पास से चला गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, क्या क्या दिखाना है। बात समझो, जो ऐसे डिस्कर्ड हुआ, डिस्कर्ड होने का रीजन जो भी हो, डिस्कर्ड होना या डिस्पोज्ड ऑफ होना, ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ होना, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, उस पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ अब तक, ये दिखाना होता है। और अगर हम लोगों ने सेल किया है, मतलब बेचा है, तो पैसा कितना मिला। यहाँ बेचा नहीं है, यहाँ क्लेम मिला है क्योंकि आग लग गया था। क्लेम कितना मिला और उसके बाद लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, ये चीज को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो पहला तो हम लोगों ने लिख लिया है कि कितना ओरिजिनल कॉस्ट था। अब हम लोग लिखेंगे कि टोटल डेप्रिसिएशन इस पे कितना चार्ज हुआ था। कैसे करके पता चलेगा? यहां से देखो पता चल जाएगा कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ अभी तक, खरीदने से लेके मतलब डिस्पोज्ड ऑफ होने तक। तो 950 और 1900 ये टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक इस एसेट पे चार्ज हुआ, ये हमें लिखना पड़ेगा इस अकाउंट पे। तो कैसे लिखेंगे? एंट्री क्या हो जाएगा? देखो एक्चुअली करना क्या है कि इस अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया, मान लो इसको अगर हम लोग एक बॉक्स की तरह सोचते हैं, तो यहाँ पर ट्रैक्टर ए का डेप्रिसिएशन दिखाते हैं और ट्रैक्टर बी का डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर बी हमारे पास से चला जाएगा तो इसका डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर और नहीं दिखाएंगे। मतलब जो हमारा अकाउंट रहेगा वहां सिर्फ जो एसेट हमारे पास है उसी का डिप्रिसिएशन शो होगा, और जो एसेट हमारे पास से चला जाएगा उसका डिप्रिसिएशन हम लोग हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि मान लो ये एक बैग जैसा है, इसमें अगर बहुत सारे फ्रूट्स है जो सड़ जाते हैं, हम लोग उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर जो ट्रैक्टर भी हमारे पास है ही नहीं, जो किसी काम का ही नहीं है, तो उसका डिप्रिसिएशन हटा दो। जब था तब दोनों ही यहाँ पर था, जब नहीं है तो यहाँ पर जो है वही दिखेगा, ठीक है, जो है वही दिखेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या क्या करना है, यहाँ पर इस डिप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। बेसिकली देखो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन अकाउंट में डेप्रिसिएशन है, अगर उसको हटाना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा एंट्री, ये देखो, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम लोग को खाली कर देना है वो जगह, मतलब वो डेप्रिसिएशन जो अभी हमारे पास वो एसेट नहीं है। तो 950 प्लस 1900 टोटल जितना डेप्रिसिएशन हम लोगों का अप्लाई हुआ है वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हम लोग के पास से ये एसेट चला जा रहा है, ठीक है। तो 19,000 का एसेट था, उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा। अच्छा, हम लोग को 10th ऑफ कितने को, 10th ऑफ जुलाई को हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। तो बाई बैंक क्लेम रिसीव्ड कितना मिला है, देखो 15,000। अब प्रॉफिट है कि लॉस कैसे बताओगे? देखो 19,000 का एसेट था, उस पे डेप्रिसिएशन लगा 2850, ठीक है। तो अभी एसेट का वैल्यू कितना है, 16,150 जब वो डिस्ट्रॉयड हुआ। और हम लोगों ने क्लेम ले लिया है कंपनी से 15,000 का, ठीक है। तो हम लोगों का लॉस कितना हुआ, 1150। इसको हम लोग 31 दिसंबर 2002 में बाई पीएल बोल के ट्रीट करेंगे, बाई पीएल लॉस ऑन डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये हो गया 1150। क्या ये टोटल करने से टैली होगा? बिल्कुल टैली होगा, क्योंकि कंसेप्ट सोचो, ये 19,000 का एसेट था, उस पे इतना डेप्रिसिएशन लग चुका था, इतना हम लोगों ने क्लेम रिसीव किया। तो एक्चुअली
15,000 हम लोगों ने क्लेम रिसीव किया और यूज किया था एसेट को 2850, मतलब 19,000 के एसेट पे ये हमारा रिकवरी है, मतलब ये यूज किया तो ये भी हमारा बेनिफिट है, ये इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया ये भी हमारा बेनिफिट है, लेकिन एसेट कितने का था, 19,000 का था, तो जो बच गया वही हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, जो हम लोग रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है, जो रिकवर नहीं कर पाए। अब इसको हम लोग कर देते हैं टोटल 19,000 ही आएगा। ठीक है, अगर ये अकाउंट समझ लेते हो ना तो फिर हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये अकाउंट हमें क्या बताएगा, हम फिर से एक बार बता देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट बताएगा कि एसेट का कितना है, उसका एंट्री कैसे करोगे, एसेट आने से डेबिट, एसेट चले जाने से क्रेडिट। ठीक है, जब डिप्रिसिएशन चार्ज किया, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हुआ, प्रोविजन अकाउंट से जो एसेट चला जाएगा उसका डिप्रिसिएशन हटा देना है, तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो डिप्रिसिएशन टिल डिस्कार्ड, जब तक डिस्कार्ड हो रहा है तब तक का डिप्रिसिएशन कितना है वो लिख दो, और जो रिकवरी हो रहा है वो लिखो, जो रिकवरी हो रहा है वो लिखो, और जो नहीं हो रहा है उसको पीएल में दिखा दो, हो गया। अब क्रॉस पोस्टिंग कुछ हमें देखने को मिलेगा, एक तो ये क्रॉस पोस्टिंग जो मैंने कर दिया, और दूसरा ये वाला क्रॉस पोस्टिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करना चाहिए हम लोग को 30 जून को। यहाँ पर हो जाएगा, लिखना पड़ेगा टू डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वही 2850, कैलकुलेट तो किया ही था मैंने यहाँ पर, ये देखो 2850 हो गया, मतलब हम लोग को हटा देना है। लेकिन जो एसेट अभी तक है हमारे पास उसका डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब अगर टोटल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस कब का होगा, 31 दिसंबर 2002 का होगा, टू बैलेंस सीडी। एक्चुअली बैलेंस में हम लोग क्या दिखाते हैं, टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन, जैसे यहाँ पर दिखा, तो यहाँ पर कितना दिखेगा टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन, देखो बिना कैलकुलेट किए भी हम यहाँ पर बैलेंस नहीं किए भी बना सकते हैं। कैसे, ट्रैक्टर ए का हमें डिप्रिसिएशन दिखेगा टोटल, तो टोटल ए ट्रैक्टर ए पे डिप्रिसिएशन कितना है 2100 और 2800, ये दोनों का टोटल ही यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए, चेक करके देख सकते हो, हम दोनों का टोटल लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि मैंने सही किया है कि नहीं। ये देखो, अब तुम लोग टोटल करके देख लो, 3050 प्लस 1900 प्लस 2800। ठीक है, ये कितना हो गया 7750, और माइनस 2850, यहाँ पर ये देखो आ गया 4900, क्योंकि इस अकाउंट का मतलब ही तो ये है कि एक्यूमुलेट, इसको एक्यूमुलेटेड ऑफ डिप्रिसिएशन भी बोला जाता है, इसका नाम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ही सिर्फ नहीं है, इसको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे दे तो यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड मतलब अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन, तो ये अकाउंट हमें यही दिखाते कि टोटल डिप्रिसिएशन अभी तक के एसेट में कितना चार्ज हो रहा है। अब टोटल दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब बैलेंस शीट में, ये देखो टोटल दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस मेथड में जो हमारा बैलेंस शीट दिखता है ना, वहां पर इधर दिखता है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट और इधर दिखता है टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, अगर दोनों चीज टोटल में दिखेगा तभी ना हम लोग लेस करके बता सकते हैं कि एक्चुअली कितना अभी एसेट का ओरिजिनल वैल्यू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि टोटल ऑफ एसेट का वैल्यू दिखता है तो हमेशा टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हम लोग का हायर परचेज से कितना रिलेटेड है, मतलब हायर परचेज रिलेटेड जैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये सब होता है, ये उतना कुछ खास इसमें दिया नहीं है। हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में जरूर हमें यहाँ पर सीखने को मिला इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन बाकी अगर देखो तो हायर परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं दिखा कि कुछ हायर परचेज जैसा दिखा यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा था किया हम लोगों ने। अब हम लोग करते हैं, चलो इलास्ट्रेशन 10 करते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, a machine is sold on hire purchase. The term of payment is 4 annual installment of 6,000 at the end of each year commencing from the date of agreement. बोल रहा है कि एक मशीन खरीदा गया है जो कि 4 annual installment बेसिस पे खरीदा गया है। ठीक है, 4 annual installment बेसिस पे खरीदा गया, और एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 6,000 करके है, एक एक इंस्टॉलमेंट 6,000 करके है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में देना है, जब डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन हुआ था, एग्रीमेंट के डेट से हमें देना है। मतलब अगर एग्रीमेंट, वैसे डेट कुछ नहीं बोला है, जैसे मान लो अगर एग्रीमेंट 2022 में हुआ है तो उसी साल के एंड से हम लोग को देना पड़ेगा 6,000 करके इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट चार्ज करना है 20% एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000, मतलब इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूडेड है। सो मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द परचेजर हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द थर्ड ईयरली पेमेंट, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाला 6,000 पे कर दिया,
सेकेंड वाला 6000 भी पे कर दिया, जब थर्ड वाला 6000 पे करने का टाइम आया तो वो नहीं कर पाए, ठीक है। वेयर अपॉन द वेंडर रिपोजेस द मशीन, और वेंडर मतलब जो सेलर थे उन्होंने वो मशीन रिपोजेस्ट कर लिया, मतलब लेके चले गए। ऐसा परमिशन तो होता है ना कि लेके जा सकता है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर तो होता नहीं है। द परचेजर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन एट द रेट ऑफ 10% per annum on WDV basis. ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। हमें आंसर्स जो भी वर्किंग वगैरह करके दिखाना है, ठीक है। देखो, तो ये हायर परचेज रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ये फुल रिपोजिशन है, ठीक है, ये पार्शियल रिपोजिशन नहीं है, क्योंकि एक ही मशीन था उसी को लेके चले जा रहे हैं, तो ये होता है फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन। इलास्ट्रेशन 10 इन द बुक्स ऑफ परचेजर, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और एक होगा हायर वेंडर। मशीनरी अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट। अब देखो, मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, जब मशीन परचेस करते हैं तो उसका एंट्री होता है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, मशीन यानी एसेट है यहाँ पर, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, देखो एक तो डेट नहीं है, डेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर, तो पहले लिखेंगे टू हायर वेंडर, ये लिख दिया। लेकिन अमाउंट क्या लिखे, मतलब हमें मशीन का कैश प्राइस पता ही नहीं है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को सिर्फ ये पता है 6000 करके इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी अकाउंट। अब अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था कि कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो जहां कैश प्राइस वगैरह नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां हमें वर्किंग नोट के थ्रू से कैलकुलेट कर लेना है। और अभी देखो, ये जो भी हम लोगों ने सीखा था ना, उसी का यूज करेंगे। एकदम स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने इसी पे ज्यादा टाइम दिया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। देखो, 6000 करके 4 इंस्टॉलमेंट है, 20% इंटरेस्ट बता दिया, मतलब जब इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट बता दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट से काउंट करते जाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग P1 P2 मान के भी कर सकते हो, मतलब एक्स मान के मैंने दिखाया था वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। हम एक बार नॉर्मली कर देते, ठीक है। अब तुम लोग को जैसा कंफर्टेबल लगे, मैंने तो दोनों तरीके से सिखाया, तुम लोग वैसे कर सकते हो। पहले हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट है कितने का, 6000 का, ठीक है। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब है, देखो हम एक बार फिर से समझाते जाते हैं, अगर बाई चांस तुम लोग भूल गए हो तो। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल 4 देना है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर P4 पे ही लगेगा, लास्ट वाला इंटरेस्ट तो P4 पे ही लगेगा ना। और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 20%। 20% ये हो रहा है कैलकुलेशन, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। अब हम लोग इससे लेस क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, इस जगह से इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट कैसे लेस कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 20% का मतलब होता है 20/100, तो 100 अगर प्रिंसिपल है तो 20 कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 100 + 20, ठीक है, तो 120। तो ये हम लोग का क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है, तो 120 इक्विवेलेंट विथ 6000 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, अगर 20 इंटरेस्ट 120 में इंक्लूडेड है तो 6000 में कितना इंक्लूडेड है, ऐसे करके यूनिटरी मेथड करके कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो 6000 इक्विवेलेंट टू 120, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि 120 इक्विवेलेंट टू 6000, तो 1 इक्विवेलेंट टू 6000 डिवाइडेड बाय 120, 20 इक्वल टू कितना होगा, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है,
ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने दिखाया कि 120 में 20 इंटरेस्ट है तो 6000 में कितना है, ऐसे करके हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखेंगे कितना होगा। 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 6000, तो ये आ रहा है 1000। तो 1000 इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग का लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इंटरेस्ट लेस हो गया, तो यहाँ पर बचा 5000। अच्छा, अब ये 5000 क्या बचा, अगर ये देखो P4 प्लस P4 इंटू 20% है, यहाँ से हम लोग कितना हटा रहे हैं, ये क्या निकल के आया, ये P4 इंटू 20% करने पे जितना होता है उतना निकल गया। तो इससे अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं, तुम लोग ही सोच के देखो, ऐसा है P4 प्लस P4 इंटू 20% माइनस P4 इंटू 20%, तो ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचा, P4 बचा। इसका मतलब ये जो 5000 है ये हम लोग का प्रिंसिपल 4 दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल 4 हो गया। अब अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट 6000 का। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, P3 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा P3 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, P3 पे लगेगा। अगर हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट लिखे तो भी तो चलेगा ना, प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ऐसे हर एक इंस्टॉलमेंट ऐसे होगा। अगर हम पूरा नहीं लिखते तो भी तो चलेगा, अब पूरा उतना नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर हो गया 11000। तो ये कितना निकल के आया, ये देखो, ये निकल के आया P4 प्लस P3 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये निकल के आया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, सेम तरीके से लेस करेंगे। 20/120 ये तो बेस है। ठीक है, तो अगर 20/120 के बेसिस पे 11000 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये लेस करना पड़ेगा। वन 1833, ये क्या निकल के आ गया, ये हम लोग का निकल के आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इससे ये लेस हो जाएगा, तो जो प्रिंसिपल बचेगा वो हमारा क्या होगा, P4 प्लस P3 होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना हो रहा है, 11000 माइनस 183, 9167। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 6000 है। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो जाएगा, P2 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, P2 प्लस इंटरेस्ट, अब टोटल करने पे कितना आएगा देखते हैं, 15,167। ठीक है, 15,167 आ गया। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो ये कितना होगा, P4 प्लस P3 प्लस P2, क्योंकि इंटरेस्ट तो लेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा नहीं, पहले तो इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे ये यहाँ पर। ठीक है, ऐड करने के बाद इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा 20/120 इंटू 15167। 2527, मतलब 2528 कर देते हैं, 2528। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेस हो जाने पे आ जाएगा P4 प्लस P3 प्लस P2। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर माइनस करने से 15167 माइनस 2528, तो ये हो गया 12,639। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, P1 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ऐड करने से हम लोग का हो जाता है यहाँ पर 12 और 6 18,639। ठीक है, और ये कितना निकल के आया, P4 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P1 प्लस इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट हटा देंगे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल का टोटल ही तो चाहिए जो हमें कैश प्राइस बताएगा। टोटल ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू कैश प्राइस, तो अगर इंटरेस्ट हट जाएगा तो हमें कैश प्राइस मिल जाएगा। फिर से यहाँ से इंटरेस्ट को हटाओ। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20/120 इंटू 18,639।
3106 3106.5, हम इसको 7 कर लेते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट। और जैसे इंटरेस्ट लेस हो गया, बचा क्या? P4, P3, P2, P1। ये तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, हम जस्ट रिकॉल करवाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। अभी एक बार लिख लो, ठीक है? जितना मतलब इलाबोरेट वे में करोगे, आसानी से एग्जाम में याद भी हो जाए। 15,000, ये रहा 15,000, आंसर निकल गया 15,532। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कैश प्राइस। ठीक है, तो कैश प्राइस निकालने का मतलब है हमें टोटल ऑफ प्रिंसिपल चाहिए। अब देखो क्यों माइनस होता है इंटरेस्ट, इसका लॉजिक भी बताते हैं। देखो पहले भी बताया भाई, देखो यहां से मुझे इंटरेस्ट हटाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ P4, P3, P2 और P1 का टोटल चाहिए, जो मुझे कैश प्राइस बताएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउन पेमेंट है तो वो, जैसे कि इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट था नहीं, अगर डाउन पेमेंट होता तो कैश प्राइस में वो ऐड कर देते। ठीक है, तो क्योंकि डाउन पेमेंट के बाद जो बचता है उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में देते हैं, उसका प्रिंसिपल होता है। तो ये प्रिंसिपल 4 निकालेंगे। ये जो है इसमें प्रिंसिपल 4 इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 4th इंस्टॉलमेंट है। तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है, तो इंटरेस्ट मुझे हटाना है, तो मैंने पहले इंटरेस्ट हटाया। इंटरेस्ट हटाने से हमारे पास P4 आया। अब इस हमें चाहिए P3। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे P4 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P1 चाहिए। तो P4 में हम P3 को ऐड करेंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ P3 नहीं है, P3 प्लस इंटरेस्ट है, तो मैंने वही ऐड कर दिया, इंटरेस्ट हटा दिया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया P4 P3 दोनों का टोटल। अब मुझे P2 भी चाहिए, तो हम P2 को टोटल करना चाहते हैं, बट मेरे पास सिर्फ P2 नहीं है, मेरे पास P2 प्लस इंटरेस्ट है, तो मैंने वही कर दिया और इंटरेस्ट को हटा दिया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया P4 P3 P2, ये आ गया। मुझे P1 भी चाहिए, तो हम P1 को ऐड करना चाहते हैं, बट मेरे पास सिर्फ P1 नहीं है, P1 प्लस इंटरेस्ट है, वही लगा दिया और बाद में इंटरेस्ट को लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? ये चारों प्रिंसिपल का टोटल। ठीक है, अब हमारे पास कैश प्राइस आ गया, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कैश प्राइस के हिसाब से फर्स्ट ईयर हम लोगों ने जो एसेट परचेज किया, जो मशीन परचेज किया, उसका प्राइस आ रहा है 15,532। 15,532 ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिशिएशन बाई डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन कितना देने के लिए बोला है? डिप्रिशिएशन है 10% WDV बेसिस पे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1553। ठीक है, बाई बैलेंस टीटी। 13,980, 13,979 होगा। ठीक है, तब जाके टैली होगा। अच्छा, ये हो गया डिप्रिशिएशन। अब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? ये कौन सा है? हायर वेंडर का अकाउंट। तो हायर वेंडर के अकाउंट में क्या लिखेंगे कि हायर वेंडर से हम लोगों ने इतने का एसेट खरीदा। अब सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करते हैं और इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा फर्स्ट ईयर में बाई इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये वाला था, ठीक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 3107, तो यहाँ से लिख देते वर्किंग नोट नंबर 1 से 3107। अब लिखते हुए ना गलती से तुम लोग इसको मत लिख देना, ये इंटरेस्ट जो है ये P4 वाला है, मतलब लास्ट वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला 3107 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब हम लोग पे करेंगे फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट सॉरी, मैंने सिर्फ इंस्टॉलमेंट लिख दिया। फर्स्ट ईयर टू बैंक होगा। इंस्टॉलमेंट 6,000। ठीक है, अच्छा बैलेंस कितना बचा देखते हैं। टू बैलेंस पीटी 18,639 माइनस 6,000, 12,639, ये आ जाए 8,639।
39, इतना पैसा हम लोग का बच रहा है। ये देखो, ये तुम लोग को यहाँ पर दिख भी जाएगा 12,639। मतलब हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद क्या बचेगा, प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 2, 3, 4 ये हमें देना है प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो वही दिख रहा है, इंटरेस्ट तो बाद में ड्यू होगा। ठीक है, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो जो वर्किंग नोट बना है। अब इसे ब्रॉट डाउन करेंगे, सेकेंड ईयर बाई बैलेंस बीडी 12,639 हमें वेंडर को पे करना है। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो भी लिखते हैं बाई इंटरेस्ट बोल के। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें मिल जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये देखो ये वाला हो जाएगा, कहाँ गया ये फर्स्ट ईयर, और ये रहा 2528। ठीक है, 2528 ये हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे सेकेंड ईयर में फिर से इंस्टॉलमेंट पे होगा टू बैंक इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट तो हर बार वही 6,000 करके ही है, और टू बैलेंस सीडी जो बच रहा है। ठीक है, कितना बचेगा बैलेंस करके भी देख सकते हो, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 12,639 प्लस 2528 15,167 15,167 माइनस 6,000 9167 15,167। ये देखो 9167 यहाँ पर जरूर दिखेगा हमें, ये रहा। देखो ये वाला, ये बैलेंस मतलब प्रिंसिपल 4 और प्रिंसिपल 3 दो इंस्टॉलमेंट पे करने का मतलब 1 और 2 पे हो गया, 3 और 4 बाकी है। और यहाँ पर भी एक नेक्स्ट ईयर का हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीटी 13,989 डिप्रिशिएशन सेकेंड ईयर बाई डिप्रिशिएशन। हम लोग को बोला है WDV मेथड, मतलब बचे हुए वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, 13,989 पे लगेगा, और डिप्रिशिएशन का रेट था 10% इंटू 10%, 1398.9, तो 1399 हो जाएगा। ठीक है, 1399 बाई बैलेंस सीडी 13,989 माइनस 1399, तो 139 माइनस गलत हुआ ना, 13,989 माइनस 1399, हाँ 12,590, 12,590, तो 13,989 ये हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर। अब ये ब्रॉट डाउन करेंगे थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी 12,590। ठीक है, और थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन भी लगेगा, और थर्ड ईयर में ये रिपोजिट भी हो जाएगा, लेकिन यूज तो पूरा हुआ है तो डिप्रिशिएशन तो लगेगा ही। तो 12,590 पे 10%, मतलब 21259। ठीक है, ये डिप्रिशिएशन हो गया। अब यहाँ पर देखो रिपोजिट हो जा रहा है, रिपोजिट होने से क्या होगा, एसेट चला जाएगा, एसेट आने से डेबिट, एसेट चले जाने से क्रेडिट होगा। ठीक है, और रूल्स क्या था, एसेट चला जा रहा है और मेरा क्रेडिटर खत्म हो जा रहा है, तो हायर वेंडर डेबिट टू एसेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई हायर वेंडर, बाई हायर वेंडर। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर हमारे एसेट का वैल्यू कितना हो रहा है जब रिपोजिट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एसेट का वैल्यू तो देख लिया, ये देखना पड़ेगा कि हम लोग का पेबल कितना था। तो ये हो गया बाई बैलेंस बीडी, हम लोग का पेबल हुआ था 9167, और इंटरेस्ट भी ड्यू साल का। ठीक है, हम लोगों को तो ईयर एंड में पता चलेगा ना कि नहीं दे रहा है, तो इंटरेस्ट तो ड्यू करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 1833। ठीक है, ये इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है 1833। अब जैसे ही हम लोग पे करने गए यहाँ पर थर्ड ईयर में, तो टू बैंक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे, बदले में हमारा एसेट चला जा रहा है, तो टू मशीनरी हो जाएगा। जो एसेट चला जा रहा है टू मशीनरी, यहाँ पर लिखेंगे रिपोजिशन,
ठीक है। अब रिपोजिशन जो हो रहा है कितने में हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया, जो हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था ना कि जो सेलर है उन्होंने अपना डिप्रिसिएशन रेट कुछ अलग लगाया, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है कि उन्होंने उसी कंडीशन में वो लेके चले गए। ठीक है, तो कितने का एसेट चला गया ये हम लोग देखते हैं। तो पहले देखो हमें वेंडर को कितना देना था, 9167 प्लस 1833, ये टोटल हम लोग का ड्यू बना हुआ था 11,000। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब 11,000 हम लोगों को अब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल 11,000 बाकी था, और नहीं इसीलिए देना पड़ेगा क्योंकि एसेट रिपोजिट हो जा रहा है, मतलब 11,000 का सेटलमेंट हो जा रहा है, बदले में वो एसेट लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर 11,000 हो गया, जैसे यहाँ पर 11,000 होगा यहाँ क्रॉस पोस्टिंग में हमें लिखना पड़ेगा 11,000। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द परचेजर एसेट का वैल्यू कितना है अभी, 12,590 एसेट का वैल्यू है, और डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1259। इसका मतलब एसेट का वैल्यू है 11,331, और एसेट सेटलमेंट हो रहा है 11,000 पे। बात समझो, वेंडर को हमें देना था इतना रुपए, वेंडर हमारे पास से जो एसेट लेके जा रहा है उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू द परचेजर इतना है, अकॉर्डिंग टू द परचेजर इतना है। ठीक है, 11,331। तो इसीलिए लॉस हुआ परचेजर का, क्योंकि उनका सेटलमेंट कितना हुआ, उनको 11,000 नहीं देना पड़ेगा, बदले में उनका इतने का एसेट जा रहा है, तो इसका मतलब उनका 331 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और वैसे भी तुम लोग इधर बैलेंस करोगे तो लॉस आ ही जाएगा, लेकिन कंसेप्ट भी तो समझना चाहिए, वैसे बैलेंस करने से इधर बैलेंस आएगा तो समझ ही जाओगे कि लॉस है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल लॉस ऑन रिपोजिशन। 331, 12,590, ये टैली हो जाना चाहिए, टैली होगा ही होगा। देखो 1259 का डिप्रिशिएशन, 11,000 का सेटलमेंट उसके अगेंस्ट में, और 331 का लॉस, तो 12,590 टैली तो होना ही चाहिए ना। देखो एसेट का ये वैल्यू था, उसमें से इतना डिप्रिशिएशन होके यूज हो गया, तो जो बचा वो वैल्यू में 11,000 क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट हो गया, और बाकी जितना नहीं हुआ उतना लॉस 331। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये फुल रिपोजिशन का हो गया। ठीक है, फुल रिपोजिशन का यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यही दो अकाउंट बोला था। अच्छा अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 11। देखो इसमें क्या बोला है, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पो कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2001। 3 टेम्पो खरीदा है, 50,000 करके एक एक टेम्पो का कॉस्ट है, हायर परचेज में 1/1/2001 में। पेमेंट वाज टू बी मेड ऑन 30,000 डाउन, डाउन पेमेंट होना है 30,000, एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन 31st December 2000, 31st December 2002 एंड 31st December 2003 टुगेदर विद इंटरेस्ट 9%। मतलब क्या बोला है देखो, 3 इंस्टॉलमेंट लगेगा, 3 टेम्पो खरीदा गया, एक एक टेम्पो 50,000 करके, हायर परचेज सिस्टम में 1/1/2001 में परचेज हुआ है, 1/1/2001 में। ये कौन सा डेट है, परचेज डेट। क्या परचेज हुआ है, 3 टेम्पो। पेमेंट मेड ऑन 30,000 डाउन, और इसी दिन 30,000 डाउन पेमेंट हुआ, और उसके बाद रिमाइंडर जो बचा वो 30, वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा। एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 2001 में, 2002 में और 2003 में, यही बोल रहा है इंटरेस्ट लगेगा 9% करके। बताया नहीं है कितना कितना इंस्टॉलमेंट है, मतलब हम लोग को खुद से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। हाँ कैश प्राइस बताया, बट इंस्टॉलमेंट कितना करके होगा ये हमें नहीं बताया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। मतलब जो परचेजर है उन्होंने डिप्रिसिएशन लगाया है 20% WDB पे। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 31st December 2001, 31st December 2001 यानी फर्स्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट था इन्होंने पे किया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31st December 2000, मतलब सेकंड वाले से फेलियर हो गया। दिल्ली मोटर्स एग्रीड टू लीव 1 टेम्पो, 3 में से एक टेम्पो रख देंगे विद द परचेजर, परचेजर के पास on 1/1/2003, adjusting the value of the other 2 tempo against the amount due on 31st December 2002 date of repossession। बोल रहा है
दिल्ली मोटर जो है, मतलब जो क्या बोले, मतलब जो वेंडर है, ठीक है, उन्होंने एग्री ये कि इस बात पे किया है कि हम लोग एक टेम्पो रख देंगे आपके पास, बाकी 2 टेम्पो रिपोजिट कर लेंगे, ठीक है। कब हो रहा है, रख रहे हैं 1/1/2003 को। देखो ये वाला दिया, नेक्स्ट उनको कब देना था, 31 दिसंबर 2002 को। जब वो दे नहीं पाए तो नेक्स्ट दिन एक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट दिन कौन सा आएगा, 1 Jan 2003। उस दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम लोग 2 टेम्पो लेके जाते हैं, एक आपके पास रख देंगे, ठीक है। एडजस्ट कर लो द वैल्यू ऑफ द अदर 2 टेम्पो, दोनों टेम्पो का जो वैल्यू है, मतलब मुझे जो पैसा मिलेगा, कौन बोल रहा है, वेंडर बोलेगा, उसे एडजस्ट कर लो अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। मतलब तुम्हारे टेम्पो का जो वैल्यूएशन हम बताएंगे, उसके बेसिस पे मुझे जो पैसा मिलेगा उसके साथ उसको एडजस्ट कर लो। और डेट ऑफ रिपोजिशन के दिन उसका जितना वैल्यू होगा, मतलब 31 दिसंबर 2002 को जो 2 टेम्पो रिपोजिट हो रहा है उसका जितना वैल्यू होगा, उसके साथ जो पैसा दिल्ली मोटर्स वाले को मिलने वाला है उसका एक एडजस्टमेंट करना है। द टेम्पो वेयर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डिप्रिसिएशन एनुअली। ये जो सेलर है उन्होंने बोला है कि मेरे हिसाब से हम तो 30% डिप्रिसिएशन लगा के ही करेंगे, मानना है तो मानो, नहीं तो सारा रिपोजिट करके लेके चले जाएंगे, ठीक है। बात ऐसा ही होता है, ये 30% लगाएंगे, ये बोलेगा कि मुझे नहीं मानना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। सेलर का चीज है, तुम्हारा पोजीशन था, तुम्हारा कोई ओनरशिप था नहीं, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, या तो पूरा रिपोजिशन करवा लो। और अगर वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी मतलब काइंड हो रहा है, ठीक है, कि हाँ ठीक है चलो एक रखते, उतना हर्ष नहीं होना है हमें, तो फिर उसका बात तो मानना पड़ेगा। सो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक्स ट्रांसपोर्ट मतलब परचेसर के बुक्स में एंट्री करना है 3 साल का, 2001, 2002, 2003, ठीक है। तो परचेसर के बुक्स में क्या एंट्री होता है, एक तो हो जाएगा एसेट का अकाउंट, एक हो जाएगा क्या बोलते हैं उसे, जो वेंडर है उनका अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं illustration 11 in the books of X Transport Limited टेम्पो अकाउंट। ये पूरा ही जगह लग जाएगा। और नेक्स्ट लिखेंगे दिल्ली मोटर, जो वेंडर है। नेसेसरी अकाउंट यही 2 होता है। इसके लिए भी इतना जगह रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे वर्किंग में। तो देखो सबसे पहले एसेट खरीदा जाएगा, तो एसेट खरीदने से एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कब खरीदा गया है, 1/1/2001 टू दिल्ली मोटर। अच्छा, कितने सारे एसेट खरीदे गए, 50,000 का, कॉस्टिंग 50,000 ईच, 50,000 इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, ठीक है। इतने का खरीदा गया, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर 1/1/2001 में बाई टेम्पो अकाउंट 50,000 इंटू 3। इसके बाद बोला है 30,000 डाउन पेमेंट होगा, तो उसके लिए अभी यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे कि कैसे हो रहा है। कॉस्ट 50,000 इंटू 3, 1/1/2001, फिर लेस करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट 30,000, देखो डाउन पेमेंट बोला है 30,000, ये एक्चुअली टोटल डाउन पेमेंट है, ये नहीं बोला है 30,000 ईच। इसका मतलब 3 टेम्पो का मिला के डाउन पेमेंट है 30,000, तो ये हो जाएगा 1,00,000
20,000, इसे हमें 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, सॉरी 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉलम करते हैं इंस्टॉलमेंट, चेक करेंगे ना कितने का होगा इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये जो है ये इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, इक्वल होना है, तो 3 इक्वल मतलब 40,000 करके एक एक में प्रिंसिपल आएगा। और इंटरेस्ट कितना होगा, पहला इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होता है हमेशा, ठीक है, पहला क्यों, हर एक इंटरेस्ट होता है 9%। तो ये कितना हो रहा है 1,20,000 इंटू 9%, ये हम लोग का हो जाएगा 108 होना चाहिए, देख लेते हैं। 10,800, अच्छा 10,800 हो रहा है, प्लस 40,000, 50,800, ये हम लोग का पहला इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा, पहला प्रिंसिपल भी लेस हो जाएगा, प्रिंसिपल 140,000, बचा कितना 80,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो फेलियर कहाँ से हुआ है, उतना तक ही करेंगे ना, बाकी कैलकुलेट करके क्या फायदा है। बोल रहा है कि इन्होंने बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर 2002, इसके बाद से नहीं दे पाए। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कितना देना था कितना नहीं दे पाए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे, यहाँ पर 80,000 पे हम लोग का 9% का इंटरेस्ट ड्यू होगा, और जब पे करने जाएंगे तब देखेंगे कि पे नहीं कर पाए। 7200, 47,200 हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये पे कर देते, जो कि किए नहीं, ठीक है, कर नहीं पाए, यहाँ से फेलियरिटी स्टार्ट हो गया, तो हम लोग का बैलेंस 40,000 बचता है। इसके आगे का हम इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इसके बाद से फेलियरिटी है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पर सम्स में तो यूज होने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग का फर्स्ट ईयर में यहाँ पर टेम्पो खरीदना हो गया, अब एंट्री क्या होगा, अब हम लोग करेंगे 31 दिसंबर 2001 का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिखाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 से देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना हुआ है। ये देखो इंटरेस्ट हुआ है 10,800। अच्छा, यहाँ पर डाउन पेमेंट, पेमेंट। हाँ डाउन पेमेंट इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ है, डाउन पेमेंट इधर लिखेंगे टू बैंक। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट तो इधर लिखना पड़ेगा ना, पेमेंट कर रहे हैं 30,000, ये लिख दिया। और 31 दिसंबर 2001 को जब पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा, जो कि हम लोगों ने पे किया, तो ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट बोल के, ये भी वर्किंग नोट 1 से लेंगे हम लोग 40,000, और ये वाला मतलब 50,800, ठीक है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2001 में जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीटी, कितना बचेगा 80,000 बचना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल 1 पे करने के बाद जो बचेगा दैट इज 80,000 होगा। चेक करके देख लो, 1,50,000 प्लस 10,800, 1,60,800 माइनस 30,000 माइनस 50,800, 80,000, 1,60,800। ये फर्स्ट ईयर का वेंडर अकाउंट बन गया, फर्स्ट ईयर का एसेट अकाउंट भी बना लेते हैं। तो एसेट अकाउंट में क्या होता है, डिप्रिशिएशन लगेगा। 31 दिसंबर 2001 बाई डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन जो परचेजर है उनके हिसाब से कितना है 20% WDV, तो इस पे 20% लगाएंगे, तो 1,50,000 पे 20% एट द रेट ऑफ 20% यहाँ पर लिख देते हैं, 30,000 हो जाए बाई बैलेंस CD 1,20,000। 1,1,2002 टू बैलेंस BD 1,20,000, ठीक है, ये मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। अब सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर भी डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि एसेट यूज हो रहा है तो डिप्रिशिएशन लगेगा, और सेकेंड ईयर के एंड में आके पता चलेगा कि रिपोजिशन होने वाला है, तो सेकेंड ईयर का एंड हो गया, ठीक है। डिप्रिशिएशन भी लगेगा WDV मेथड में, मतलब 1,20,000 पे 20%,
तो 24,000। ठीक है, ये डिप्रिशिएशन लग गया। और सेकेंड ईयर में इधर क्या होगा वो भी साथ साथ करते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। 1/1/2002 बाई बैलेंस BD 80,000, ये पेमेंट करना था। और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बाई बैलेंस, ओ बाई इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया है 7,200, 7,200। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्मली होना क्या चाहिए, 31 दिसंबर 2002 को टू बैंक होना चाहिए जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, बट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे, उसके बदले हमारा टेम्पो हमारे से चला जा रहा है। ठीक है, टू टेम्पो अकाउंट बोल के लिखना पड़ेगा। अब कितना लिखेंगे, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कितने में लिखना पड़ेगा, जितने में सेलर एग्रीड होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर ने भी अपना डिप्रिशिएशन अलग से बता रखा है, तो उसके बाद ही हम लोग ये कैलकुलेशन पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। देखो कैसे बनेगा, टोटल टेम्पो है 3। ठीक है, जिसमें से रिपोजिशन हो रहा है कितने का देखो, और रिपोजिशन जो है वो 2 टेम्पो का हो रहा है। ठीक है, और एक जो है 1 लेफ्ट विथ परचेजर, ये सिस्टम हुआ है। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ है। अब जो रिपोजिशन हुआ है उसको क्या करेंगे, जो रिपोजिशन हुआ है उसको हम लोग 2 पार्ट में इसका डिप्रिशिएशन निकालेंगे। एक तो 20% WDV मेथड पे, जो कि परचेजर का मानना है, और जो सेलर है वो बोल रहा है 30%, वो भी WDV बोला है शायद, बेस्ड ऑन 30% depreciation annually, द टेम्पोयर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। यहाँ ना बताया नहीं है कि WDV मेथड है कि SLM मेथड है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं बताया, तो इन्होंने WDV किया है तो ये मान के चलो कि ये भी WDV होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है तो तुम लोग ये जो मेथड फॉलो करे वही लगा देंगे, हम लोग अपने मन से SLM नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले परचेजर पे WDV अप्लाई किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पे भी WDV अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है। अगर बोल देता तो अच्छा होता, देखिए क्लियरली बोलना चाहिए था, टेम्पोयर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रिसिएशन एनुअली बोला है बस। ठीक है, तो ये क्या निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे जो एसेट हमारे पास से चला जा रहा है उसका वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू परचेजर कितना हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सेलर कितना हो रहा है। तो 2 टेम्पो चला जा रहा है, तो 2 टेम्पो का कॉस्ट कितना है, 50,000 इंटू 2, तो ये हो गया 1 लाख। ये सेलर के लिए भी सेम बात, सेलर भी बोल रहा है कि हाँ भाई 50,000 का ये मुझे भी पता है, मैंने बेचा है 1 लाख। अच्छा, अब कितने दिन यूज हुआ, 2 साल। अब इनके हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है 31 दिसंबर 2001 को। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पर हो गया 1,80,000, 1 लाख नहीं 80,000, सिर्फ 80,000। और ये बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम ये नहीं मानते कि ऐसे एसेट पे डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग का 20% है, मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा 30%। ठीक है, हम 30% मानेंगे। ठीक है, 30,000। अच्छा, इनके हिसाब से फर्स्ट ईयर के इनमें एसेट का वैल्यू बच रहा है 70,000। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा 31 दिसंबर 2002 एट द रेट ऑफ 20%, इस पे लगेगा, तो यहाँ पर 16,000। ठीक है, तो इनके हिसाब से वैल्यू बच रहा है 64,000। और ये तो बोलेंगे हम तो अपना ही लगाएंगे, 31 दिसंबर 2002 30%, इस पे हो जाएगा 21,000, माइनस करने से 49,000। ठीक है, 49,000, मतलब सेलर बोल रहा है कि एसेट जो लेके जा रहे हैं ना वो 49,000 का है, जो परचेजर है वो बोल रहा है नहीं 64,000 का है। अब परचेजर को हमेशा सेलर का बात मानना ही पड़ेगा, मैंने रीजन भी बताया तुम लोगों को, नहीं तो सेलर बोलेगा ठीक है छोड़ो दो, ये इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी रिपोजिट कर लेंगे, काम हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मानना ही पड़ेगा इनका बात। तो ये इसमें इनका लॉस हो गया, देखो लॉस ऑन रिपोजिशन, यहाँ पर लिखते हैं लॉस ऑन रिपोजिशन, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 64,000 माइनस 49,000 करने पे जितना आएगा उतना। ठीक है, 64,000 माइनस 49,000
1000 करने पे जितना आएगा उतना लॉस ऑन रिपोजिशन हो जाएगा। इन्होंने 15,000 कम वैल्यूएशन किया। इसमें लॉस इसीलिए होता है क्योंकि जो अमाउंट का सेटलमेंट होगा ना, फिर वहां पर 15,000 का जो है इनका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इनका एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब जो बचा हुआ है उसमें जब सेटलमेंट होगा तो 15,000 उनका ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो लॉस हो गया। इनके हिसाब से इन्होंने एसेट का वैल्यू 15,000 कम कर दिया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, जो एसेट लेके जा रहे हैं यहाँ पर हमें वैल्यू लिखना होता है हमेशा सेलर के अकॉर्डिंग। तो सेलर ने बोला है कि जो एसेट हम लेके जा रहे हैं वो 49,000 का है। जब वो बेचते हैं तो अपना वैल्यू लगाते हैं, जब लेके जाते हैं तब भी अगर अपना वैल्यू लगाते हैं तो वही लिखना पड़ेगा। जैसे जब सेल किया तो उन्हीं का वैल्यू लगाया ना 50,000 करके, जब लेके जा रहे तो उतना ही हमें मानना पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक टेम्पो तो रख के जा रहा है। ठीक है, तो उसका तो पेमेंट चालू रहेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर बैलेंस दिखेगा। ये देखो इतना पेमेंट करना है। देखो 87,200 टोटल ड्यू अमाउंट था, उसमें से 49,000 एसेट के बिहाफ में सेटल हो जाएगा, तो 38,200 जो है ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल हो गया 87,200। ये सेकेंड ईयर का हो गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा टेम्पो बोल के बाई, यहाँ पर ये डेट हो जाएगा हम लोग का 31 दिसंबर ही होगा, बाई दिल्ली मोटर, क्योंकि इसी दिन रिपोजिट हुआ है। वैल्यू ऑफ टू टेम्पो टेकन एवे, ठीक है, जा रहा है उसका वैल्यू किसके हिसाब से होगा? सेलर के हिसाब से 49,000। क्या कोई लॉस हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल लॉस ऑन रिपोजिशन। जैसे अगर हम लोग कोई एसेट बेचते हैं, क्या होता है सोचो, जब जब तुम लोग कभी डेप्रिशिएशन करते हो तो क्या होता है, जब हम लोग कोई अपना एसेट बेचते हैं, हम लोग के हिसाब से हमारा एसेट का वैल्यू है 64,000, बट अगर मार्केट में उसका 49,000 मिला तो उसका लॉस ये हो गया ना। यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे भी सोचो एक बार कि जब हमारा 64,000 का एसेट हम लोग 49 में बेच देते हैं तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 49,000। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझा रहे, पीएल डेबिट कर देंगे जो लॉस हुआ। ठीक है, लॉस हो जा रहा है हम लोग का 15,000 और 2 कर देते हैं एसेट। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, पीएल होगा एसेट होगा, लेकिन यहाँ पर बैंक नहीं हो रहा है। ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा है, ये कोई बेच नहीं रहा है, एसेट चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एसेट को हमें एसेट चला जा रहा है, इसके बदले हमारा क्रेडिटर सेटल डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर इसके जगह होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर को यहाँ पर बोलते हैं वेंडर। ठीक है, वही बात हो गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो सेम कंसेप्ट में यहाँ पर हम लोग का लॉस हो गया, देखते हैं कितना, 15,000। ठीक है, वो माइनस करने से आया ना 15,000। अच्छा, क्या क्या माइनस करने से आया? मैंने वहां पर माइनस किया है, फिर भी यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। 64,000 माइनस 49,000। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये अकाउंट अभी क्लोज नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे दो सॉरी 3 टेम्पो का वैल्यू है, जिसमें 2 रिपोजिट हो रहा है, बट जो एक बच जा रहा है उसका बचा हुआ वैल्यू तो लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस सीडी। अब इसको अगर बैलेंस करोगे तो मिल जाएगा 1,20,000। ठीक है, इसमें से ये सब माइनस करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। ये देखो 1,20,000 माइनस 24,000 माइनस 49,000 माइनस 15,000, तो 32,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। क्या इसे हम लोग वर्किंग नोट के थ्रू से भी समझ सकते हैं 32,000 क्यों हुआ? बिल्कुल समझ सकते हो। ये देखो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो एक टेम्पो बच गया इसका सेकेंड ईयर में वैल्यू जो है वही तो बाई बैलेंस सीडी करके दिख रहा है। तो जो टेम्पो बच गया उसका कॉस्ट देखो कितना है, उसका कॉस्ट है 50,000। ठीक है, उस पे फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लगेगा किसके हिसाब से? परचेसर के हिसाब से, क्योंकि ये तो परचेसर के पास ही है, तो 10,000। ठीक है, बचा हुआ वैल्यू 40,000। फिर इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर 8,000। ठीक है, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? 32,000। तो यही वैल्यू तो दिख रहा है एसेट अकाउंट में, एसेट का बचा हुआ वैल्यू तो यहाँ पर क्लोज करने पे दिख रहा है, तो वही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं 11/2003 11/2003 टू बैलेंस बीडी 32
2000। अच्छा, सेकेंड ईयर का ये वाला हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज कर लिया, इसको भी हम लोग कर लेते हैं ब्रॉड डाउन। 1/1/2003 बाई बैलेंस BD 38,200। अच्छा, अब क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा थर्ड ईयर में? हाँ, इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, क्योंकि जो एसेट हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया उसका तो हमें जो है इंस्टॉलमेंट वगैरह हमारा चालू रहेगा, तो इसमें लिखना पड़ेगा बाई इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू कितना लिखेंगे वो समझो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना एसेट हमारे पास बैलेंस बचा है, ये किसका बैलेंस है 38,200, जो एसेट हम लोगों का रिपोजेस नहीं हुआ उसका पेबल अमाउंट है। तो इस पे लगेगा, यही लास्ट वाला हमारा प्रिंसिपल है, इस पे हमें देना पड़ेगा 9%। डायरेक्ट इस पे कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा 38,200 इंटू 9%, ठीक है। तो 3438 ये इंटरेस्ट होगा। ये वाला पॉइंट समझो, ये क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्मली हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर था, मैंने थर्ड ईयर का नहीं निकाला था। अगर थर्ड ईयर का निकालते तो क्या इतना आता जितना मेरा अभी यहाँ पर आया? नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो बात समझो, यहाँ पर अगर हम लोग 40,000 पे 9% लगाते तो ये आ जाता है 3,600। तो ये क्यों नहीं होगा? ये इसीलिए नहीं होगा, ये तो तीनों का मिला के है, मतलब तीनों टेम्पो का मिला के है। हम लोगों ने तो इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है नहीं। अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट करते तो हमें मिल जाता। अब इंडिविजुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? 50,000 करके, लेकिन डाउन पेमेंट का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं बोला है। तो हम लोग अगर 10,000 करके मानते हैं तो हम लोग का ऐसे हो सकता था, ये देखो 50,000 एक एसेट का वैल्यू और 10,000 डाउन पेमेंट, तो कितना बचता? 40,000, ठीक है। तो पहला इंटरेस्ट कितना लगता? 40,000 पे 9%, ऐसे करके 40,000 पे 9%, तो पहला इंटरेस्ट हो जाता 3,600। आई थिंक देखते हैं 40,000 पे 9%, हाँ 3,600। और पहला फिर हम लोग का इंस्टॉलमेंट कितना होता, क्योंकि ये हमें देना है तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में, लेकिन इससे अगर डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 40,000 डिवाइडेड बाई अगर 3 करोगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा। ये ऐसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या हो रहा है ना, हमें ये नहीं बता रहे कि डाउन पेमेंट इंडिविजुअली का कितना है। तो देखो सिंपल सा बात है, इतना झमेला में हमें जाने का जरूरत नहीं कि हम लोग इंडिविजुअली करके चेक करें। हमारा जो बचा हुआ वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है वेंडर को पेबल, वो तो सिर्फ उसी टेम्पो के लिए दिख रहा है ना जो उन्होंने रख दिया, नहीं लेके गए। तो वो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। उस टेम्पो का जो पेबल अमाउंट है वो इतना दिख रहा है, और ये थर्ड ईयर आ गया तो थर्ड ईयर में फिर से इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो 3438 बचा हुआ अमाउंट ये पेबल अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट लगता है, इस पे इंटरेस्ट लग गया। अब हम लोग पे कर देंगे तो 31 दिसंबर 2003, ठीक है। और हमें अलग अलग निकाल के देखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो गया इंस्टॉलमेंट। कितना हो जाएगा देख लो, टोटल करो। 41,638, 41,638 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें तीन टेम्पो 50,000 करके बोला है, और टोटल जो डाउन पेमेंट है ना ये हमें बता दिया 30,000, मतलब 1,50,000 पे हमें 30,000 बताया है, टोटल 1,50,000 पे। अब उसका बाइफरकेशन करना उतना आसान नहीं होगा। तो 3,600 जो है ना, ये तीन टेम्पो का जो है इंटरेस्ट है, लेकिन हमें तो एक ही टेम्पो का निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग जो है प्रोपोर्शन कर दे कि तीन टेम्पो का हो जाएगा 1,200 करके, ऐसा नहीं होगा। ये जो पेबल अमाउंट दिख रहा है, क्यों पेबल अमाउंट चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ एडजस्ट हुआ ना, इतने पेबल के अगेंस्ट में इतने का ऐसे एडजस्ट हुआ, तो जितना भी पेबल है उस पे 9% लगेगा, और जो टोटल अमाउंट हो रहा है इंस्टॉलमेंट का वो हो जाएगा। मतलब एक्चुअली इंस्टॉलमेंट कितने का लग गया? इंस्टॉलमेंट लग गया हम लोग का 41,630, टोटल करके जितना आ रहा है उतना ही हमें दिखाना पड़ेगा, इतना अमाउंट वो पे करेंगे तो सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है, हम लोग इसको अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिकॉज ये 49,000 के अगेंस्ट में ये पेबल अमाउंट एडजस्ट हुआ है, इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट में नहीं हुआ कि हमारा वैल्यू जो कैलकुलेट किया था उसके साथ बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कैसे आना चाहिए था, वैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट आता हम लोग का, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग का आता 40,000, अगर दे पाते तो
यहाँ पर हो जाता 3600, तो 43,600 आता, ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आता, और ऐसे प्रिंसिपल 3 करके 40,000 हमारा कैंसिल आउट हो जाता। बट ये सिचुएशन ऑकर्ड नहीं हुआ जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है, तो यहाँ पर 43,600 दिखता ना, कितना दिख रहा है 41,638। क्यों दिख रहा है? बिकॉज इतने के साथ इतना पेएबल अमाउंट एडजस्ट हुआ गया, नॉर्मल में जो आ रहा था उतना नहीं आएगा। वैसे हम लोगों ने इंडिविजुअली किया भी नहीं है, तो झमेला करने का जरूरत ही नहीं है। ये पेबल अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट लगाओ और बाकी अमाउंट पे हो जाएगा। लास्ट ईयर है तो टोटल अमाउंट जो भी आ रहा है वही हम लोग का इंस्टॉलमेंट होगा। तो ये वाला भी हो गया, इलास्ट्रेशन 11। अच्छा, इसके बाद है एक क्वेश्चन 1, ये वाला करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। यहाँ पर क्या बोला है देखो, मेसर्स कोडम इंटरप्राइज परचेस्ड ए जनरेटर ऑन हायर परचेज फ्रॉम मेसर्स सैंटम ऑन लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001। एक जनरेटर खरीदा है, द हायर परचेज प्राइस वाज 48,000। ये बता रहा है हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट है 12,000 एंड द बैलेंस इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ईच। ठीक है, फिर क्या बोला है देखते हैं। Payable at the end of each financial year, interest is payable 8% per annum and is included in the annual payment of 12,000। हर साल जो 12,000 करके पेमेंट करेंगे उसमें 8% पर एनम करके इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। डिप्रिशिएशन 10% पर एनम टू बी रिटर्न ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर, जो कि दिया हुआ नहीं है, कैश प्राइस कैलकुलेट करके देना है, एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट दे रहे वो भी दिखाना है हमें, मतलब पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पास रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कोदम एंटरप्राइज फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2002 तक, फॉलोइंग द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, अगर क्वेश्चन बता रहे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड तो हमारा एंट्री इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के बेसिस पे ही होना चाहिए। तो एंट्री तो तभी कर पाएंगे जब हमें इंटरेस्ट वगैरह पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, ठीक है, हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करके इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 12,000 12,000 12,000, मतलब जस्ट ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आज का जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ऐसे। थर्ड इंस्टॉलमेंट 12,000, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है प्रिंसिपल 3 प्लस इंटरेस्ट। इससे हमें क्या लेस कर देना है, इंटरेस्ट लेस करना है, क्योंकि अगर हमें परचेस प्राइस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, P3 P2 P1 चाहिए, ठीक है। और इंटरेस्ट भी हमें अलग अलग निकालने के लिए बोला है, तो इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। वैसे इंटरेस्ट इनका कितना पेमेंट होता है देखो, 8% पर एनम करके, तो 8 रुपीज इंटरेस्ट, ठीक है। अगर 108 इंस्टॉलमेंट होता है तो 12,000 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा, सेम तरीके से निकालेंगे। तो 12,000 इंटू डिवाइडेड बाई 108 इंटू 8। देखो मैंने क्या कर दिया, 888, मतलब 889 लिख सकते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट लेस हो जाएगा तो जो बचेगा वो P3 निकल के आए, 11,111, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल 2 और 1 भी चाहिए, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल 2 के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो हम लोग उससे इंटरेस्ट हटाने का कोशिश करेंगे। तो 12,000 का है, क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट ही 12,000 का है। तो 12,000, 23,111 P3 P2 प्लस इंटरेस्ट, यहाँ से लेस करेंगे इंटरेस्ट, वही 8/108 है बेसिस, और 23,111, 1711.9, मतलब 1712। ये आ गया हम लोग का इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग लेस करेंगे तो मिलेगा P3 P2, अभी हमें P1 चाहिए होगा,
तो पहले लेस कर लेते हैं। 21,399। अच्छा, अब यहाँ से ऐड करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 12,000। तो ये क्या है, ये है P1 प्लस इंटरेस्ट। 33,399। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P3, P2, P1 और इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को कैश प्राइस भी चाहिए, तो इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, तो लेस कर देते हैं इंटरेस्ट। 8/108 इंटू 33,399। 2474। ठीक है, इंटरेस्ट ये लेस कर देंगे तो जो मिलेगा वो है P3, P2, P1 माइनस 33,399। 30,925। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाउन पेमेंट भी था, ये क्या निकल के आ गया, कैश प्राइस। लेकिन ये तो हम लोग इंस्टॉलमेंट को फॉलो करके निकाले ना, बट इसमें एक डाउन पेमेंट भी था। मतलब ये तो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन हो गया कि कितना हमारा प्रिंसिपल हुआ था, जिसको हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया था। और यहाँ पर देखो डाउन पेमेंट बोला है 12,000, तो डाउन पेमेंट ऐड करेंगे। तो ये हम लोग का हो जाता है कैश प्राइस 42,925। ठीक है, यहाँ पर देखो परचेस प्राइस बोला था, हायर परचेस प्राइस 48,000 बोला था। क्यों बोला था, देखो इस बात को भी समझ लो। हायर परचेस प्राइस बोला है 48,000, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और हम लोग का कैश प्राइस निकल के आया है 42,925। मतलब अगर हम लोग पूरा पैसा से पूरा मतलब पूरे कैश दे के खरीद लेते इंस्टेंट, तो हम लोगों को कितना पड़ता, 42,925। मतलब हम लोगों ने एक्स्ट्रा कितना दिया है, 48,000 माइनस 42,925। एक्स्ट्रा हम लोगों ने 5075 दिया। जो एक्स्ट्रा देते हैं उसका नाम क्या होता है, इंटरेस्ट। अब चेक करके देखो कि इंटरेस्ट का टोटल उतना हो रहा है कि नहीं। ये एक इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये एक इंटरेस्ट का अमाउंट है, और एक है। चलो देखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट सही हो रहा है कि नहीं। 2474 प्लस 1712 प्लस 889। ठीक है, 889 5075। ये देखो आ गया 5075। ये इंटरेस्ट ही तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है, तो हायर परचेस प्राइस से कैश प्राइस माइनस करने से पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम लोग का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट तो वैसे भी पता चल जाता अगर इससे माइनस कर देते। कैसे, 12,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट 36,000। ठीक है, लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट बोला है ना अलग से निकालने के लिए, तो देखो हम लोग निकाल चुके। यहाँ पर बोला था कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर, हो चुका, एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो गया। तो यहाँ पर कैश प्राइस भी निकल गया और इंटरेस्ट भी निकल गया। तुम लोग इसका आंसर थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेना कि क्या, इतना ऐसे लिखना पड़ेगा। कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर 42,925। ठीक है, और पूछा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट इज 8,889 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, दूसरे वाले में 1712, तीसरे में 2474। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से, ये हमें मान मतलब ध्यान रखना है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है, सारे इंटरेस्ट को हम लोग एक बार में दिखा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसे हम लोग राइट अप करते हैं। ठीक है, तो किसके बुक्स में करना है, परचेजर। तो इन द बुक्स ऑफ डेट
पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले परचेज होगा। क्या नाम क्या था वेंडर का? अच्छा, अमाउंट है 42,925। ये परचेस हो गया। उसके बाद 31 मार्च 2002। अच्छा, एक डाउन पेमेंट भी लिखना पड़ेगा। डाउन पेमेंट भी लिखना इसी डेट पे। टू कैश या बैंक। डाउन पेमेंट है यहाँ पर 12,000। इसमें लिख दो being asset purchased on hire purchase, being down payment is made। डाउन पेमेंट हो गया। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, यहाँ पर हमें टोटल इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो उसका एंट्री कैसे होता है? HP हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस, ये अकाउंट का नाम होता था। टोटल इंटरेस्ट ये रहा, टोटल इंटरेस्ट। ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा, अभी किए थे। हाँ, 5075 यही वाला है, 5075। 5075 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू जैसे ही हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट यूज हो रहा है, नहीं, पहले इंस्टॉलमेंट पे कर देते फिर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री हो जाएगा टू बैंक। पहला इंस्टॉलमेंट सभी 12,000 करके है, ठीक है, तो चलो 12,000 लिख लेते हैं। ओ अच्छा, एक गलती हो गया, ये नहीं लिखेंगे। अब इंटरेस्ट जैसे ही हुआ, अब इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सीक्वेंस में करना चाहिए ना। तो इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहां से कम कर देंगे, टू HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा हम लोग का ये वाला 889, पहला इंटरेस्ट 889 का। अच्छा, हमें कौन कौन से ईयर का करने के लिए बोला है? एक सेकंड देख। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से बोला है। अच्छा, तो पहला इंटरेस्ट हम लोग का, हम ये वाला लिखने से गलत हो जाता ना, ये लास्ट वाला है सेकेंड, ये वाला। तो इसमें ये रहा 2474, ये लिखना पड़ेगा। ये देखो मेरे से भी गलती हो जा रही है, ये तो उल्टा चल रहा है ना, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का थर्ड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट थर्ड वाला है, ठीक है। ये इंटरेस्ट सेकंड वाला है, ये इंटरेस्ट फर्स्ट वाला है। नॉर्मली देखोगे फर्स्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल कम हो जाता है तो इंटरेस्ट तो कम होगा ही। तो यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है ना, ये चीज थोड़ा सा गलत होने का चांसेस होता है। नॉर्मली हमारा जो हैबिट है यहाँ स्टार्टिंग से देखने का, और उसी चक्कर में हम लोग हो सकता है कि गलत लिखते। तो यहाँ पर हो गया 2474।
बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ हो गया ये सस्पेंस वाले अकाउंट से। अब हम लोग पे करेंगे इंस्टॉलमेंट। 1/4/2001। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा डेट चेंज हो जाएगा। ये भी 1/4 होगा, ये 1/4 नहीं होगा, ये 31 मार्च 2002 हो जाएगा। ये भी सेम रहेगा। 1/4/2001 से 31 मार्च, बस एक ही साल का ही बोला है। चलो ठीक है, तो ये भी 31 मार्च 2002 होगा। हम इसे दिसंबर लिख दिए, गलत हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। टू बैंक। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च इसी डेट पे इसके बाद का एंट्री हो जाएगा डिप्रिशिएशन का। तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरेटर। बीइंग डिप्रिशिएशन चार्ज। अब डिप्रिशिएशन बोला है 10%, तो 10% हो जाएगा 42,925 पे। देखते हैं कितना हो। 4292.5 मतलब 4293 लिख सकते हैं। 4293, 4293 हो गया। अब पीएल में चार्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन टू इंटरेस्ट। डिप्रिशिएशन 4293, इंटरेस्ट है 2474। 6767। being interest and depreciation transfer to पीएल। ठीक है, हो गया। बस हमें एक ही साल का एंट्री करने के लिए बोला था, तो फिर हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया। बस हमें सीक्वेंस में करने से बेटर होता है, जैसे पहले एसेट खरीद लिया, फिर डाउन पेमेंट किया, ये सीक्वेंस होना चाहिए। फिर टोटल इंटरेस्ट चेक कर लिया कितना हो रहा है, फिर उस पीरियड का इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दिया। और जैसे इंटरेस्ट पहला राइट ऑफ होता है या फिर ड्यू सिस्टम में ड्यू होता है, तो उसके बाद ही इंस्टॉलमेंट पे होता है। फिर डेप्रिशिएशन चेक कर लिया, फिर उसको पीएल में चार्ज कर दिया। तो ऐसे सीक्वेंस में करने से बेटर होगा। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और कोई क्वेश्चन अगर रेलिवेंट लगेगा तो देखना है मुझे। एक क्वेश्चन शायद है जो कि मुझे करवाना है, तो 2 क्वेश्चन बाकी है। तुम लोग ये 2 और 3 चेक करके देख सकते हो कि तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम तुम लोग को होमवर्क में दे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक क्लास लगेगा नेक्स्ट सैटरडे, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा हायर परचेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।